हेलो, नमस्ते, जय हिंद सभी को। दिस इज सनी शर्मा, योर रीजनिंग फैकल्टी करियर एंड कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है डेटा सफिशिएंसी। भाई, डेटा सफिशिएंसी अगर आपने सुना हो, इससे रिलेटेड सवाल आपके जो है जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं या आप सी सेट का पेपर भी उठा के देख लीजिए, उन सभी में जो है पूछा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक रहने वाला है कि ये काफी कंफ्यूजिंग लगता है। कंफ्यूजिंग इस सेंस में लगता है कि आपको जो है इसमें प्रॉब्लम होती है ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में। ठीक है, तो अब आपके जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस अगर आप सेशन अटेंड करके आए हो, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी की ये पहली क्लास नहीं है, इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपने अगर अटेंड करी हैं तो आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ऑलरेडी बिल्ट हो चुकी है। यहाँ इस सेशन में हम आगे जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें आपको जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे आपके टॉपिक होते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, उससे रिलेटेड सवाल आएगा। इसमें आपके कोडिंग डिकोडिंग हो गए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, वहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आपका जो डायरेक्शन का टॉपिक है उससे आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आपके पजल, आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स बनते हैं आपके, जहाँ डेटा सफिशिएंसी के अंदर इनका योगदान रहता है, क्योंकि सवाल जो बनते हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द बनेंगे, इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी जानकारी, ये टॉपिक्स आपने पहले पढ़ रखे हो, नहीं भी पढ़ रखे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आपको करवाया जाएगा आपको बहुत ईजिली जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद जो जानकारी आपको, आपने प्रीवियस सेशन अगर अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि हमें अप्रोच अपनी क्या रखनी है। हमें जो है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारे ऑप्शंस, गिवन ऑप्शंस हैं, उनको हमें कैसे चूज करना है। वो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो भाई चलिए अभी हम जो है आगे के क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट का आपका एक क्वेश्चन है। इसमें आपसे सवाल पूछा गया है। देखो, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरह से आपको पूछेगा। आपको जो है क्वेश्चन के अंदर एक सवाल करेगा और दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट आपको देगा। उन स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि क्या पहली, जब आप पहली स्टेटमेंट को देख रहे हो तो आपको पहली स्टेटमेंट में देखना है कि क्या पहली स्टेटमेंट के अंदर जो आपको डेटा, जो जानकारी दी गई है, क्या वो पर्याप्त है जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर करने के लिए, क्या वो सफिशिएंट है उसका आंसर करने के लिए। अगर फिर इसके बाद आप जाते हो दूसरी स्टेटमेंट पे, दूसरी भी बिल्कुल आपको अलग से देखनी है। ये नहीं कि पहले वाले में जो जानकारी दी गई है उसी जानकारी के अंदर आप जो है इसको भी कंबाइन करेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे दूसरी जानकारी को, दूसरी जानकारी आपको अलग से देखनी है, क्योंकि आपको उसमें ये देखना है कि क्या अकेली दूसरी स्टेटमेंट की जो जानकारी, जो डेटा है, वो पर्याप्त है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो इस तरह से आपको देखना है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास पूरी जानकारी, पूरा सॉल्यूशन निकल के आता है दोनों स्टेटमेंट से, फिर आप डिसाइड करते हो कि इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए। क्लियर? आपको जो चार पांच ऑप्शंस गिवन होते हैं, आपको चार पांच जो ऑप्शन गिवन होते हैं, मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे पहला ऑप्शन, इफ द डेटा इवन इन बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, कि भैया आपको, आपके सामने एक सवाल है, आपने दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया, फिर भी जो है ओके, आपने दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया, फिर भी जो है आपके सामने इसका आंसर नहीं आया जो आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर फिर आप जो है ऑप्शन, इस ऑप्शन को टिक करेंगे कि डेटा जो आपका दोनों स्टेटमेंट्स में दिया गया है, दोनों को मिलाकर भी सफिशिएंट नहीं है, उतनी पर्याप्त जानकारी नहीं है उसके अंदर कि क्वेश्चन का आंसर कर सके। बी स्टेटमेंट है, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, यानी दूसरे स्टेटमेंट के अंदर जो है आपको जानकारी जो दी गई है वो काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, लेकिन पहली स्टेटमेंट, केवल पहली स्टेटमेंट के अंदर जो जानकारी है वो पर्याप्त है उसका आंसर करने के लिए। सी ऑप्शन है आपका,
अगर दोनों ही स्टेटमेंट से आपको पूरी जानकारी मिल रही है, पहली से भी दूसरी से भी पूरी जानकारी मिल रही है, अपने क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, तो आप कहेंगे भाई जब दोनों से ही मिल रहा है तो हम किसी एक पे जाएंगे, हम दोनों को क्यों कंसीडर करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आधा उससे मिल रहा है और आधा उससे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, दोनों से ही पूरा जवाब मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि या तो आइदर स्टेटमेंट 1 या आइदर और स्टेटमेंट 2। तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। फिर आपका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, कि भाई आधी जानकारी पहली स्टेटमेंट से मिल रही है, आधी जानकारी दूसरी से मिल रही है, तो दोनों को मिला के दोनों की जरूरत है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो फिर हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई पे जाएं इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन while the data in statement 1 is not sufficient। इसमें जैसे आपका ये था ना कि केवल डेटा पहली स्टेटमेंट में सफिशिएंट है आपका पूरा आंसर करने के लिए, यानी दूसरा गलत है। और इसमें क्या है कि दूसरा अकेला दूसरा जो दूसरी आपकी जो स्टेटमेंट है उसका डेटा सफिशिएंट आंसर करने के लिए, पहले की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन होंगे, तो आप इसको चूज करेंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए भाई, तो आपके सामने क्वेश्चन है, ये हम कर रहे थे, ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो इसमें देखो, इसमें आपको दे रखा है देखिए भाई, इसमें आपको दे रखा है कि चार दोस्त हैं ABCD, सर्कल के अंदर बैठे हैं सेंटर को फेस करके। भाई 1 2 3 4 सीटिंग अरेंजमेंट हम इसमें अपनी वो वाली अप्रोच लगाएंगे। चार हमने इनकी जगह बना दी, सेंटर की तरफ इनका फेस है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है कि क्या सी और डी के बीच में, जब हम सी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो क्या सी और डी के बीच में कोई बैठा है लेफ्ट से काउंट करने पे। तो अब देखते हैं कि जो दी गई हमारे पास दो स्टेटमेंट है उनमें क्या जानकारी आपको दी हुई है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि बी इज सिटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। भाई सी को बिठा दो कहीं पे, उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, बी बैठा है। फिर दूसरी स्टेटमेंट, क्या भाई केवल इस स्टेटमेंट से आपको ये पता चल गया कि सी और डी के बीच में कोई बैठा है या नहीं, नहीं पता चला, क्योंकि डी का तो इसमें जिक्र भी नहीं हुआ, यानी पहली स्टेटमेंट अकेली आपकी काफी नहीं थी। दूसरी देखते हैं, P is seated to the immediate left of। अब देखो जब आप दूसरी स्टेटमेंट देख रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो अलग से आपको चेक करनी है, ना कि इसके साथ ही कंबाइन कर दोगे, ठीक है, इसके साथ कंबाइन नहीं करोगे, इसकी जानकारी आपको अलग से लिखनी है। तो इसने कहा है कि B is seated to the immediate left of A, जहां पर A है उसके इमीडिएट लेफ्ट में B बैठा है, ठीक है। D is not an immediate neighbor of B, और B का जो है निकटतम पड़ोसी नहीं है D, यानी D जो है यहाँ नहीं आना चाहिए B के निकट में, उसके दूर आएगा। एक ही जगह बची है दूर की, वहां पर हमने D को बिठा दिया। तो क्या इस जानकारी से आपको ये पता चला कि C और D के बीच में कितने व्यक्ति हैं, C और D के बीच में, क्योंकि देखो एक ही जगह बच गई तो उसमें हम C को बिठाएंगे। हमारे पास दूसरी जानकारी से जो है पर्याप्त अपना डेटा आ गया, और हमें ये भी पता चल गया कि भाई उसके बीच में बैठा है नहीं बैठा, हम यहाँ से कुछ भी आंसर अब निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं कि केवल जो स्टेटमेंट 2 है अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अकेली स्टेटमेंट दूसरी जो है आपके आंसर करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पर्याप्त है, उसके अंदर पर्याप्त जानकारी है, तो ये इसमें सही आ जाएगा भाई। अगला सवाल देखेंगे, among 5 friends M N O P and Q each earning a different amount, who earns the least। भाई इसने पूछा है भाई 5 फ्रेंड्स हैं, तो इनमें सबसे कम कौन कमाता है। 5 फ्रेंड्स हैं, इनमें सबसे कम कौन कमाता है। इसने कहा कि M earns more than OPN, M जो है वो OP और N से ज्यादा कमाता है, ठीक है। इससे क्या हमें ये पता चला कि सबसे कम कौन कमाता है, क्योंकि केवल 4 का डेटा है।
अब पांचवा जो है वो वहां जाएगा, लिस्ट में जाएगा, बीच में आएगा, सबसे ज्यादा आएगा, हमें नहीं पता। तो पहली जानकारी पर्याप्त नहीं थी अपना आंसर करने के लिए। दूसरे में कहा है कि पी जो है वो केवल ओ से ज्यादा कमाता है। पी जो है वो केवल ओ से ज्यादा कमाता है, यानी यहां पर आपका आना चाहिए एन, और पी केवल ओ से ज्यादा कमाता है। इट मीन्स, यहाँ पर एम तो है वो 3 से ज्यादा कमाता है, वो 3 यहाँ पर आ गए, और पी केवल ओ से ज्यादा कमाता है। इसका मतलब ये है कि जो बचा हुआ है, जो आपका बचा हुआ है क्यू, वो सबसे ज्यादा कमाता है। क्योंकि अगर पी केवल ओ से ज्यादा कमा रहा है, यानी और कोई लिस्ट में है ही नहीं, और कोई आगे है ही नहीं, तो सबसे कम कमा रहा है। इट मीन्स हमारे पास ये आंसर आ गया कि कौन जो है सबसे कम कमा रहा है। ठीक है, सबसे कम कमा रहा है। लेकिन हमें आंसर ये नहीं करना कि सबसे कम कौन कमा रहा है, हमें अब ये बताना है कि किस जानकारी से हमारा आंसर आया। आंसर हमारा दोनों को मिला के आ रहा है, दोनों को मिला के आ रहा है। नहीं, अगर आप केवल दूसरी जानकारी को भी देख रहे हो, केवल दूसरी जानकारी, दूसरे स्टेटमेंट को भी देख रहे हो कि पी जो है वो केवल ओ से ज्यादा कमाता है, पी जो है केवल ओ से ज्यादा कमाता है, यानी और कोई ऐसा नहीं है जिससे वो ज्यादा कमा रहा है। इट मीन्स ओ जो है वो सबसे कम कमा रहा है, यानी दूसरी जानकारी जो दूसरी स्टेटमेंट है उससे भी हमें पता चल गया आंसर अपना। यानी केवल सफिशिएंट है दूसरी स्टेटमेंट आपका आंसर करने के लिए। ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं। भाई ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं जो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस करके। अब इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि एग्जैक्टली मिडल में सबसे बीच में कौन बैठा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे बीच में कौन बैठा है। तो भाई देखो, पहली और दूसरी दो स्टेटमेंट्स में हम देखते हैं कि हमारे पास कहाँ से जो है अपना क्वेश्चन का आंसर आएगा, किस डेटा से। देखो, पहली स्टेटमेंट इसने बोला है कि ए जो है डी के थर्ड लेफ्ट में बैठता है, यानी कहीं पर डी को बिठा लो और उसके थर्ड लेफ्ट में ए बैठा है। क्योंकि अब देखो हमें पता है नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो आपका जो राइट है वो ये हो जाएगा, किसी का भी, और लेफ्ट ये हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट की पोजीशंस। बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में बी बैठा है, यानी बी और सी की हमें इकट्ठी पोजीशंस चाहिए। 4 हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, 5वीं अगर यहाँ भी आएगी तो भी बी और सी साथ में नहीं आ सकते। 5वीं अगर यहाँ आएगी तो भी बी और सी इधर इसके साथ में हमें नहीं पता आएंगे। तो बीच में 2 पोजीशंस हैं इकट्ठी जो है, तो यहाँ पर बी और सी को बिठाएंगे कि बी जो है सी के इमीडिएट राइट में है, बी जो है वो सी के इमीडिएट राइट में है। क्या यहाँ से हमें ये पता चलता है कि भाई एग्जैक्टली मिडल में, यानी मध्य बीच में कौन बैठा है, नहीं पता चल रहा। पहली जानकारी पर्याप्त नहीं है। दूसरी पे जाएंगे। बी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ए, बी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ए, ठीक है। अभी इसके लिए हमें जो है अलग अपनी बनानी पड़ेगी। मैंने पहले भी बताया था कि पहली जानकारी के अंदर, पहले डेटा के अंदर दूसरी स्टेटमेंट का डेटा ऐड नहीं करेंगे। हमें अलग अलग पहले देखना है कि अलग अलग आपकी जानकारी पूरी पर्याप्त है या नहीं। तो इसने कहा है बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड राइट में आपका बी है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, जो ई है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब यहाँ पर हमें ई और डी नहीं पता, ठीक है। तो देखो ना, पहली जानकारी से ना दूसरी जानकारी से अलग अलग अगर हम देख रहे हैं तो हमें नहीं पता चल रहा अपना आंसर कि बीच में कौन बैठा है। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। यहाँ पे हमें E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, जो E है वो D का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ एक जगह बची है जहां पर E आ सकता है, क्योंकि एक ही जगह थी हमारे पास, या तो यहाँ आ सकता था या यहाँ आ सकता था। तो भाई आपका इधर आ जाएगा। अब हमें पता चल गया दोनों जानकारी को मिला के कि मिडल में कौन हो सकता है। तो हमारा जो आंसर आया है वो दोनों को मिला के आया है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इफ द डेटा, ऑप्शन नंबर डी, इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन, अगले सवाल पे। इसमें देखो,
इसने फिर से आपको जो है स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट का दे दिया। हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सभी जो है नॉर्थ में खड़े हैं। आपको ये बताना है कि कितने व्यक्ति हैं जो सीधी लाइन में खड़े हैं, आपको ये बताना है कितने व्यक्ति हैं दी गई जानकारी स्टेटमेंट्स के आधार पे। देखते हैं भाई। तो पहला दे रहा है कि यू जो है स्टैंड्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। पहली जानकारी पहली स्टेटमेंट के अनुसार क्या है, लेफ्ट हैंड, ये आपका देखो नॉर्थ फेज है, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से जो यू है वो तीसरी पोजीशन पे है, यानी पहली दूसरी और तीसरी यहाँ पर है यू। यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड डब्ल्यू। जो यू है वो पी और डब्ल्यू का इमीडिएट निकटतम पड़ोसी है, यानी इसके इर्द गिर्द क्या है, पी और डब्ल्यू। अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि पी और डब्ल्यू राइट में है लेफ्ट में, कौन किधर है, नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि हमें नंबर बताना है कि टोटल कितने हैं। हमें ये पता है पी और डब्ल्यू इन दोनों पोजीशंस पर ही आएंगे, हम बिठा दो कहीं पे भी। फिर ओनली वन पर्सन स्टैंड्स बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू और टी के बीच में भी केवल एक पर्सन है, ठीक है। ओनली टू पीपल स्टैंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में केवल दो लोग हैं, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड से हमने स्टार्ट किया था, ये भी राइट हैंड भी आ गया हमारा कि डब्ल्यू के राइट में केवल दो ही लोग हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 1 2 3 4 5, हमें पता चल गया कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, और वही हमसे पूछा गया था, यानी पहली जानकारी से आ गया, पहली जानकारी से आ गया। लेकिन अब हमें दूसरी भी चेक करनी है कि क्या हमें दूसरी जानकारी से पता चल रहा है या नहीं, ठीक है, जिसमें पहली का अब कोई रोल नहीं रहेगा। इसने कहा है एस स्टैंड्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, एस यहाँ पर है भाई एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे, टी स्टैंड्स टू द एक्सट्रीम राइट एंड, एक्सट्रीम राइट पे टी है। ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में एक व्यक्ति है। वन पर्सन स्टैंड बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है। अब हमें ये नहीं पता कि भाई बीच में भी कोई आ सकते हैं या नहीं, एंड के तो पता चल गए लेकिन बीच के सारे पता नहीं चले, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी जानकारी पर्याप्त नहीं है आपका आंसर देने के लिए, दूसरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, तो केवल पहली। लेकिन पहले से हमारा पूरा आंसर आ गया जो हमें चाहिए था, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ओनली स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन, ठीक है। केवल जो जानकारी पहली कथन पहली स्टेटमेंट में दी गई है वो पर्याप्त है आपका आंसर करने के लिए। अगला देखेंगे, हाउ फार इज पॉइंट एम फ्रॉम पॉइंट के। क्वेश्चन है कि जो पॉइंट एम है वो पॉइंट के से कितनी दूर है। भाई कॉन्सेप्ट्स जो है मैंने कि आपको सवालों को अप्रोच किस तरीके से करना है, ये मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बता दिया है। जिसने भी प्रीवियस सेशन अटेंड नहीं किया है वो जाके एक बार अटेंड करो, बहुत अच्छी क्लैरिटी जो है डेटा सफिशिएंसी को लेके आपकी हो जाएगी। आज तक जितनी भी कंफ्यूजन थी अब नहीं रहेगी ये करने के बाद। तो देखते हैं इसमें आपको क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है। हाउ फार इज पॉइंट एम फ्रॉम पॉइंट के, ये पूछा है। तो पहली जो डेटा हमें पहली जो स्टेटमेंट दे रखी है वो देखेंगे क्या है। पॉइंट डी इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है उसके साउथ में पॉइंट डी 5 मीटर है, ठीक है। एम इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी के वेस्ट में 8 मीटर कौन है, एम है, ठीक है। फिर पॉइंट एस इज 2.5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम के नॉर्थ में 2.5 मीटर पॉइंट एस है, ये एस है 2.5 मीटर, ठीक है। पॉइंट ओ इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, एस के ईस्ट में 10 मीटर, 10 मीटर आपका पॉइंट ओ है, ठीक है। 8 मीटर तो ये हो गई यहाँ तक और 2 मीटर और फालतू, ठीक है, ये आपका पॉइंट ओ है। उसके बाद पॉइंट के इज 2.5 मीटर टू साउथ ऑफ पॉइंट ओ, अब इसके साउथ में जब आप जा रहे हो तो पॉइंट के आ रहा है 2.5 मीटर, इतना ही होगा क्योंकि यहाँ पर भी आपका 2.5 मीटर 2.5 मीटर था, ये आपका बन गया। अब हमें क्या यहाँ से ये पता चल रहा है कि पॉइंट एम पॉइंट के से कितनी दूरी पर है, बिल्कुल पता चल रहा है 8 और 2 10 मीटर हमें पता चल रहा है। तो पहली ही जानकारी पहली ही जो जानकारी आपको पहली स्टेटमेंट में दी हुई थी उससे हमें पता चल गया, उससे हमें अपना आंसर मिल गया। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे क्योंकि अगर दूसरी भी सही हो जाती है, दूसरी से भी हमें अपना आंसर मिल रहा है, तो आइदर और वाली सिचुएशन आ जाएगी। भाई जब पहली से भी पता चल रहा है दूसरी से भी, अब दोनों में थोड़ी जाएंगे,
तो हमारा जो आइदर और वाली सिचुएशन आ जाती है कि या तो हम पहली वाली को कंसिडर कर ले या दूसरी वाली को कंसिडर कर ले, दोनों में से एक को करेंगे क्योंकि दोनों में से ही आपका जो है आंसर कंप्लीट आ रहा है। तो अब दूसरी को हम कंसिडर करते हैं। पॉइंट के इज 10 मीटर टू ईस्ट ऑफ पॉइंट एम। एम के ईस्ट में 10 मीटर पे पॉइंट के है, ठीक है। यू इज 8 मीटर टू वेस्ट ऑफ पॉइंट एम। वेस्ट ऑफ पॉइंट एम यू आपका 8 मीटर है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट डी इज टू द ईस्ट ऑफ एम। एम के ईस्ट में पॉइंट डी है, ठीक है। अब यहाँ है हमें नहीं पता। पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट यू एंड डी। जो एम है वो 8 मीटर पे है भाई, क्योंकि ये यू और डी को जब आप जोड़ रहे हो तो पॉइंट एम उसका मिड पॉइंट बता रखा है, यानी ये 8 मीटर पे है। जो डी पॉइंट है वो 8 मीटर पे है, ये आपकी 2 मीटर बच गई। अब क्या हमें यहाँ से एम और के की दूरी पता चल रही है? एम और के की दूरी बिल्कुल पता चल रही है भाई। जब एम को यहाँ पर मिड पॉइंट बता दिया लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग यू एंड डी, तो एम जो मिड पॉइंट आ गया, यू और एम की तो हमें पता ही थी 8 है, और ये मिड पॉइंट हो गया तो डी से भी 8 रह गई, ठीक है। तो एम से के की दूरी है हमें वो भी पता चल गई। तो दोनों से ही जो है हमें अपनी जानकारी, दोनों स्टेटमेंट से ही पर्याप्त जानकारी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि दोनों को जोड़ के मिल रही है, अलग अलग अगर हम जब देख रहे हैं तो हमें अपनी जानकारी जो क्वेश्चन का आंसर है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? यहाँ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा कि इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन, या तो अकेली स्टेटमेंट 1 में, और इन स्टेटमेंट 2 अलोन, या स्टेटमेंट दूसरी में, इज सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सफिशिएंट। क्लियर? तो सी ऑप्शन इसमें सही जवाब आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगले जो सवाल है उसके जो आपके ऑप्शंस रहने वाले हैं वो ये रहेंगे, ए बी सी डी ई, आप देख सकते हो। अब सवाल पे जाते हैं, फिर आपके ऑप्शंस पे आएंगे कि कौन सा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये बोल रहा है कि यहाँ ये कह रहा है कि बिल्डिंग्स जे के एल एम एन ओ, आपकी 6 बिल्डिंग दे रखी हैं अलग अलग हाइट की। तो इसमें सबसे टॉलेस्ट कौन सी है, सबसे लंबी बिल्डिंग कौन सी है? तो इसके लिए जो है आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, तो देखते हैं भाई कौन सी स्टेटमेंट से आपका जो है पता चलेगा। M इज टॉलर देन J। चलो जो भी जानकारी हमें दी गई है के आधार पर हम बताएंगे। तो पहली स्टेटमेंट में बोल रहा है कि M इज टॉलर देन J एंड O। M जो है वो J से, और इसको ऐसे बना लोगे, J से और O से टॉलर है। हमें टॉल चाहिए, हमें ये नहीं, इसमें हमें सबसे टॉलेस्ट चाहिए। तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि J टॉलर है O टॉलर, हमें ये पड़ रहा है कि अभी जो फिलहाल है M टॉलेस्ट है, ठीक है। बट शॉर्टर देन K, अब भाई K आ गया इन सब में सबसे टॉलेस्ट। N इज टॉलर देन M बट नॉट द टॉलेस्ट। जो N है वो M से तो टॉलर है लेकिन टॉलेस्ट नहीं है, ठीक है। K इज नॉट द टॉलेस्ट, K भी टॉलेस्ट नहीं है, यानी N भी इन्हीं में से है। यानी N K M J O, ये तो भाई इनमें से कोई भी सबसे टॉलेस्ट है नहीं दी गई जानकारी के अनुसार। बचा कौन सा? बचा आपका L। L बचा है जिसको हम बोल सकते हैं कि सबसे टॉलेस्ट है। L जो है सबसे लंबा है। तो पहली ही स्टेटमेंट से हमें पता चल गया, पहली ही स्टेटमेंट से हमें पता चल गया। लेकिन कहीं आइदर और वाली सिचुएशन ना हो तो हम दूसरी जानकारी को भी देखेंगे, हम दूसरी जानकारी को भी देखेंगे। तो दूसरी में आपको दे रखा है K इज शॉर्टर देन ओनली 2 बिल्डिंग्स। K जो है केवल 2 बिल्डिंग से छोटा है, यानी K के आगे जो है जो 2 बिल्डिंग आएंगी वही उनमें से एक सबसे टॉलेस्ट होगी। यहाँ पर K है आपका, और ये जो है 1 2 3 3 बिल्डिंग इससे छोटी हैं। फिर कह रहा है J इज शॉर्टर देन M एंड K। J जो है M और K से शॉर्टर है। J जो है M से और K से शॉर्टर है, तो J भाई J भी इसमें शॉर्टर है। J जो है M से और K से शॉर्टर है।
बट टॉलर देन ओ, ओ से टॉलर है, एन इज टॉलर देन जे, एन भी जो है आपका टॉलर देन जे। लेकिन यहाँ से हमें ये नहीं पता चला कि इनमें जो है टॉलेस्ट कौन आएगा, इनमें टॉलेस्ट कौन आएगा, यानी केवल पहली जो डेटा है आपका वहां से हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया हु इज द टॉलेस्ट वो हमारा आ गया था। दूसरे में जो आपको जानकारी दी गई है वो पर्याप्त नहीं है, यानी आपका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आएगा भाई, जो आंसर आना चाहिए वो क्या आएगा कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन is sufficient to answer the question, while the data in statement 2 alone is not sufficient to answer the question. Clear? तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही हो जाती है। अगला सवाल देखो, दूसरा आपको कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू k। आपसे k के रिस्पेक्ट में जो है m की डायरेक्शन पूछी है, k के रिस्पेक्ट में m की डायरेक्शन पूछी है। तो ये जो सवाल है ये आप करके आएंगी, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको घर से करके आना है और कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या आना चाहिए।